नमस्कार दोस्तों, भारत मेडिको नर्सिंग में आपका स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करेंगे आज रीनल सिस्टम का हम कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 4 हमारे पहले हो चुके हैं। पहला जो हमारा पार्ट है, पहला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। व्हील असेसिंग ए क्लाइंट ड्यूरिंग पेरिटोनियल डायलिसिस, द ड्रेनेज ऑफ द डाइस्टलैंड फ्रॉम द पेरिटोनियल कैविटी हैज सीज्ड बिफोर द रिक्वायर वॉल्यूम हैज बीन रिटर्न, द प्रायोरिटी एक्शन शुड बी इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट। कि जब हमारे किसी पेशेंट का पेरिटोनियल डायलिसिस चल रहा है, जो डायलिसिस जो चल रहा है, तो हमें उसमें जो हमें उसमें क्या डाला, जो भी हमें डायलिजिंग फ्लूइड उसमें डालना। डायलिजिंग फ्लूइड हम कितना डालते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस में? हम डालते हैं वो 1 से 2 लीटर, 1 से 2 लीटर उसमें डायलिजिंग फ्लूइड डालते हैं। और उसको हम रखते हैं 10 से 20 मिनट तक। उस फ्लूइड को हम रखते हैं, डायलिजिंग फ्लूइड को हम रखते हैं 10 से 20 मिनट तक, ठीक है। उसमें क्या पूछा कि जो हम डायलिजिंग हमें फ्लूइड जो पेरिटोनियल कैविटी में डालना, उसको निकालने से पहले हम पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्ट करेंगे, मतलब क्या उसको समझाएंगे। ड्रिंक अ गिलास ऑफ वाटर, कि हम उसको कहेंगे आप एक गिलास पानी का पिए। टर्न फ्रॉम साइड टू साइड, की उसको बोलेंगे आप साइड टू साइड अपने टर्न करो। या उसको बोलेंगे डीप ब्रीथ एंड कप, कि आप डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करो और कफिंग करो। रोटेट द कैथेटर पेरियोडिकली, जो हमने इसमें कैथेटर डाला, जो हम डाइजिलिजिंग फ्लूइड डालना है, उसको क्या करेंगे, हम रोटेट करेंगे। तो हम क्या उसको पेशेंट को हम इंस्ट्रक्शन करेंगे। तो हम उसको बोलेंगे ड्रिंक एक वाटर, तो उसमें कोई लॉजिक नहीं है कि हम उसको पानी की बोल पीने के लिए बोल लेंगे। या रोटेट द कैथेटर, उसको हम रोटेट नहीं करना कैथेटर को। हम डीप ब्रीथ एंड कपिंग का भी इसका कोई लॉजिक लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन से। तो हम इसमें क्या उसको बोल लेंगे, जो हमें फ्लूइड डाला आप क्या करो, साइड टू साइड पेशेंट को टर्न करना है, ठीक है, टर्न हो। जिससे कि जो आपने आपने फ्लूइड डाला, डाइजिलिजिंग जो फ्लूइड आपने डाला, डिस्लेट जो डाला, वो सारा बाहर निकल जाए, वो आपकी जो पेरिटोनियल कैविटी है उसमें वो नहीं रहे, ठीक है। तो हमें पेशेंट को क्या बोलना है कि आप साइड टू साइड पेशेंट को टर्न हो, ठीक है, जिससे जो भी आपका फ्लूइड अंदर वो पेरिटोनियल कैविटी में नहीं रहे, ठीक है दोस्तों। तो पहले का आंसर हमारा हुआ बी, ठीक है। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। सेम डिट्टो ही ऐसा सन 2022 पता नहीं 23 में ऐसे सेम ही क्वेश्चन आता आपके नोट सेट में, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल डिट्टो ही। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द नर्स इन्फ्यूजिंग dilatant fluid during peritoneal dialysis, a nurse action to make the client more comfort at this time। तो उसको क्या बोलेंगे, इसको इंक्रीज द रेट ऑफ द फ्लो, इंक्रीज कर देंगे रेट, फ्लो रेट को। राइजिंग ऑफ द हेड ऑफ द बेड, उसके जो बेड है उसके हेड को हम मैंने सेमी फाउलर या हाई फाउलर पोजीशन में कर देंगे। या टर्न द क्लाइंट साइड टू साइड, पेशेंट को बोल देंगे आप साइड टू साइड टर्न हो। या रेफ्रिजरेट द फ्लूइड पीरियड टू द इन्फ्यूजन, जो हम क्या नाम फ्लूइड इन्फ्यूज करते हैं उसको क्या कर देंगे, पहले उसको रेफ्रिजरेट कर देंगे। तो उसमें हमें सेम वही कुछ बोलना है कि पेशेंट का जो हमारा क्या है ना, पेशेंट को राइट टर्न होना साइड टू साइड, ठीक है दोस्तों। तो उसका आंसर आंसर हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सी, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर ये 2 हमारा हुआ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है द मोस्ट द द मोस्ट क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है वो है द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉम्प्लिकेशन इन क्लाइंट अंडरगोन क्रोनिक पेरिटोनियल डायलिसिस इज, कि जो हमारा पेशेंट है क्रोनिक पेरिटोनियल डायलिसिस उसको हो रखा है, तो उसको कौन सी कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कि पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म बन गया है। या पेशेंट हमारा हाइपोटेंशन में लो बीपी में चला गया है पेशेंट हमारा। या डिस्पनिया मतलब कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, या पेशेंट हमारा क्या है ब्रीदिंग लेने में डिफिकल्टी हो रही है। या पेरिटोनाइटस, तो पेरिटोनियल डायलिसिस का मोस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, पेरिटोनाइटस होता है। ये क्या होती है, हमारी बहुत सीवियर इमरजेंसी कंडीशन होती है। इस कंडीशन में क्या करना है, हमने पेशेंट को डॉक्टर को हमें इन्फॉर्म करना है, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा कॉम्प्लिकेट आंसर हुआ वो होगा हमारा डी। इसको इसमें क्या होता है, पेरिटोनाइटस इसमें होता है, ठीक है दोस्तों। अगला हम क्वेश्चन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन व्हेन when receiving hemodialysis complication of removal of the much sodium may occur, so nurse should assess the client
कि हमने क्या करा, जो हमारा पेशेंट का हीमोडायलिसिस मतलब डायलिसिस के बाद आया है, उसमें क्या करा, ज्यादा सोडियम उसमें निकाल लिया। तो नर्स पेशेंट में क्या असेस करेगी? चोवेस्टिक साइन, चोवेस्टिक साइन कब होता है? हाइपोकैल्सीमिया में, हाइपोकैल्सीमिया में जब कैल्शियम की क्या होती है, कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया। इसमें क्या करता है, हाइपोचोवेस्टिक साइन में, हाइपोकैल्सीमिया में क्या आता है, हम क्या करते हैं, जो हमारी सेवन क्रिमिनल होती है फेशियल नर्व, वो होती है हमारी फेस में, उस पर टैपिंग करते हैं, टैपिंग करते हैं तो हमें क्या होता है, चोवेस्टिक साइन वहां पर दिखाई देता है। कार्डियक डिसअरिथमिया, कार्डियक डिसअरिथमिया होता है इरेगुलर हार्ट बीट। उसके बाद आएगा मसल क्रैम्प, मसल क्रैम्प हमारे वो जो मसल जो हमारे क्रैम्प हो जाते हैं। इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, मतलब कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा सोडियम की कमी होने से। तो जो मेनली इसका आंसर होगा वो आंसर होगा सी, जब हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाएगी, जैसे कि हमारा सोडियम हुआ या पोटेशियम में इंटरप्ट आएगा, तो जो हमारे मसल हो गए, मसल में क्या हो जाएगा, क्रैम्प। तो क्रैम्प हो जाएगा, तो उसका आंसर हमारा बढ़ना सी, क्योंकि सोडियम की जो कमी बॉडी में होगी तो मसल क्या होते हैं हमारे, क्रैम्प हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका आंसर हमारा हुआ सी वाला। ठीक है दोस्तों, या कोई हमारे पेशेंट का क्या होगा, या सेलुलर डिहाइड्रेशन होगा, उसमें मसल हमारे वो होते हैं, क्रैम्प होता है। एक तो होगा हाइपोनेट्री में, एक होता है हमारा डिहाइड्रेशन, पेशेंट चलेगा उसमें भी मसल क्रैम्प होने की बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, ए नर्स, नर्सिंग केयर, नर्सिंग केयर ए क्लाइंट विद अ आर्टियोवीनस पिस्टुला एम मेंटेन द पेटेंसी, की है पेशेंट हमारा क्या है, डायलिसिस पर जो पेशेंट चलते हैं, तो डायलिसिस वाले पेशेंट में हम क्या करते हैं, पिस्टुला बना देते हैं। पिस्टुला बनाएंगे तो क्या इजीली क्या होता है, हमारा डायलिसिस पेशेंट का हो जाता है। तो यहाँ पर उस जिस आर्म में वो एवी पिस्टुला बनाया, उसको पेटेंसी को मेंटेन रखना, तो उसमें हमें क्या करना है, टेकिंग द बीपी अफेक्टेड एरिया, जहां अपने है ना वो क्या नाम पिस्टुला बना, तो उस पिस्टुले से हम बीपी चेक करेंगे, जहां पर पिस्टुला बाजू में लगा वहां से बीपी चेक करेंगे। अप्लाई हीट मेंटेन द सर्कुलेशन, वहां पर हम क्या करेंगे, उसको हीट हीट अप्लाई करेंगे जिससे सर्कुलेशन मेंटेन हो जा। पालपेट द पालपेट ऑफ ब्रूट, मान लीजिए हम उसको क्या करें, पालपेट करेंगे, जो ब्रूट साउंड होती है उसके लिए। या कीप द आर्म फ्री ऑफ ऑफ द कॉन्स्ट्रिक्शन, कि हम उस आर्म को क्या रखेंगे, फ्री रखेंगे कॉन्स्ट्रिक्शन होने से। ठीक है, तो नर्सिंग का क्या रूल है, जिसमें भी पिस्टुला होता है उसमें क्या करना है हमेशा, एक तो उसमें से कभी भी बीपी नहीं लेना है। ठीक है, बीपी नहीं लेना उस आर्म से, नहीं उस आर्म से हमें क्या करना, सैंपलिंग वगैरह कुछ लेनी है। जो हमारी दूसरी वाली बात जो है उससे हमें बीपी चेक करना है, उसी से हमें सैंपलिंग वगैरह लेनी है। जिसमें आपने पिस्टुला बना दिया उसमें क्या है, आपको ना तो बीपी चेक करना, ना कोई सैंपलिंग लेनी है अपने, ना कोई हीट अप्लाई करनी, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो इसका हमें क्या आंसर हुआ, इसका हमें जो इस आर्म में जो हमारे सर्कुलेशन मेंटेन करेगी, तो आर्म को बिल्कुल हमें फ्री रखना। तो इस जो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हुआ वो हमारा डी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हुआ डी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 6, द बेस्ट वे टू चेक पेटेंसी ऑफ आर्टियोविनस पिस्टुला फॉर हेमोडायलिसिस, कि कौन सा वे है जो हम जो हमारा आर्टियोविनस पिस्टुला है उसको हमें क्या रखें, उसकी पेटेंसी को अच्छे, हेमोडायलिसिस का हमारे पेशेंट है उसकी पेटेंसी हमारी क्या अच्छी रहे, तो बेस्ट वे कौन सा होता है वो, पिंच द पिस्टुला एंड नोट द स्पीड ऑफ फिलिंग द रिलीज, हम क्या करें, जो हमारा पिस्टुला जावन उसको पिंच कर देंगे और उसकी स्पीड को नोट करेंगे कि वो उसकी फिलिंग होने की, फ्री होने की, फिलिंग एंड रिलीज होने की कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, यूज आर निडल एंड सिरिंज टू एस्पिरेट द ब्लड फ्रॉम पिस्टुला, हम क्या करेंगे, निडल लेंगे, निडल से क्या करेंगे हम, पिस्टुला से क्या करेंगे हम, क्या ब्लड लेंगे। ठीक है, एस्पिरेट करेंगे मतलब निकाल लेंगे। ठीक है, या ये करेंगे टू चेक द कैपिलरी रिफिल ऑफ द नेल पैड ऑन द एक्सट्रीमिटी, हम क्या करेंगे, हम उसकी क्या करेंगे, कैपिलरी रिफिल हम चेक करेंगे नेल का, नेल पर हम जैसे प्रेस करते हैं ऐसे 2 से 3 सेकंड में हमारा क्या है, दोबारा से क्या है, हमारा सर्कुलेशन दिखाई देता है इसमें ना, जो पिंक कलर का नाखून दिखाई देता है। अगर जो आपका नहीं दिखाई दे रहा आप तो समझ ला आपको एनीमिया हो सकता है, वो व्हाइट व्हाइट सा अगर जो व्हाइट ही रहा। पालपेट द पिस्टुला, पालपेट पालपेट द पिस्टुला थ्रो इट्स लेंथ एसएस द थ्रिल, तो इसका आंसर हुआ हमारा डी, हम क्या करते हैं इसमें पालपेट करते हैं और पिस्टुला को थ्रो थ्रो इट्स लेंथ असेस द फोर थ्रिल, और उसको थ्रिल को चेक करते हैं। पिंच द पिस्टुला में कभी भी पिस्टुला को पिंच नहीं करना है। ठीक है, यूज निडल सिरिंज, और हमें नहीं पिस्टुला में कोई एक्स्ट्रा सिरिंज निडल नहीं लगानी है जिससे हम को सैंपल वगैरह कुछ से वहां से ले, नहीं अपने कैपिलरी फिल चेक करने की जरूरत है जहां पर आपका पिस्टुला बना हुआ है।
आप क्या कर सकते हो, पिस्टलों को थ्रिल एंड ब्रूट साउंड आप चेक कर सकते हो। तो इसका 6 का आंसर हुआ हमारा डी। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर। ए पेशेंट ऑन डायलिसिस शुड अवॉइड, पेशेंट हमारा डायलिसिस का है, हमें कौन सा फूड अवॉइड करना चाहिए, डायलिसिस का पेशेंट है हमारा, तो इसमें हमें कौन सा फूड आपका अवॉइड करना चाहिए। एक तो है माइक्रोवेव स्वीट पोटैटो, आप मीठे जो आलू होते हैं वो अवॉइड करना, फ्रेश वेजिटेबल आप हरी सब्जियां, कैन सूप्स, स्टीम्ड ब्रोकली। तो हमें इसमें क्या करना चाहिए, कैन सूप्स, क्योंकि क्यों करना चाहिए, क्योंकि कैन सूप जो होता है इसमें क्या होता है, हाई सोडियम होता है। ठीक है, कैन सूप्स में क्या होता है, हाई सोडियम होते हैं। और जो हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स में भी, ग्रीन वेजिटेबल जैसे हमारी बीन वाली जो सब्जी होती है उनमें भी हाई सोडियम होते हैं। क्योंकि डायलिसिस वाला जो पेशेंट है, पेशेंट अब डायलिसिस पे है, क्योंकि पेशेंट हमारा किडनी का है, किडनी फेलियर का है, तो इसीलिए हम डायलिसिस कर दिए। किडनी फेलियर में क्या होता है, पेशेंट को सारे आयन पहले बड़े होते हैं, जिक्र हाइपर नाइट्रियम होगा, हाइपर कैलीमिया होगा, तो हमें क्या करना है, कैन फूड को अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें क्या ज्यादा पाया जाता है, सोडियम ज्यादा पाया जाता है। किडनी वाले पेशेंट में क्या सोडियम वहां रिटेंशन हो जाता है। ठीक है, तो उसका आंसर हमारा बना सी। अवॉइड कौन सा फूड करना चाहिए, कैन। आपको माइक्रोवेव स्वीट पोटैटो भी खिला सकते हैं, फ्रेश वेजिटेबल भी खिला सकते हैं, लेकिन आपको बीन वाली वेजिटेबल्स नहीं खिलानी, क्योंकि इसमें सोडियम ज्यादा होता है। स्टीम ब्रोकली भी उस पेशेंट को खिला सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर हमारा 9, 9 का आंसर है 9 जो क्वेश्चन है, सिम्टम्स ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। आज हम पढ़ेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में बात। आज इसके नेफ्रोटिक सिम्टम, जो भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम से क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके आज हम सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, जो हमारी गैलोमेरुलर कैपिलरी होती है, गैलोमेरुलर जो कैपिलरी होती है उसमें क्या हो जाता है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, वो डैमेज हो जाती है पूरी तरह से ना, इन्फ्लामेशन डैमेज हो जाती है। तो जब डैमेज हो जाएगी तो क्या होगा, जो भी हमारे उसमें डैमेज होने के बाद क्या होगा, जो प्रोटीन हमारा होगा वो प्रोटीन क्या होता है, यूरिन के थ्रू भरा जाएगा, तो मैं होगा प्रोटीन यूरिया हो जाएगा इसमें। ठीक है, प्रोटीन यूरिया हो जाएगा। और इसमें क्या आ जाएगा, हाइपो एल्बुमिनिया, हाइपो एल्बुमिनिया, एल्ब्यूमिनिया। जब एल्ब्यूमिन वहां से कम हो जाएगा तो क्या होगा, एल्बुमिन क्या करता है, हमारा ओगंटिक प्रेशर को मेंटेन करता रखता है। ओगंटिक प्रेशर कैसे, कि जैसे हमारे बाहर इंटरस्टेशियल स्पेस में जो फ्लूइड होता है वो क्या है, सेल में पहुंचाता है हमारा हाइड्रोस्टिक प्रेशर, और सेल में पहुंचाता है ओगंटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टिक प्रेशर क्या करता है, वो क्या करता है, जो हमारे सेल में फ्लूइड है उसको हम वो क्या करता है, वो बाहर निकालता है। ओगंटिक प्रेशर उसको अंदर डालता है और हाइड्रोस्टिक बाहर निकालता है। जब वहां वो कम हो जाए तो जो भी फ्लूइड सेल का है वो बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा। तो इस पेशेंट को क्या होता है, एडिमा हो जाएगा। प्रोटीन बढ़ जाएगा, प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिया होगा मतलब कि एल्बुमिन, वहां से प्रोटीन टूट रहा है, एल्बुमिन कम हो जाएगा। और साथ ही क्या हो जाएगा, ओलिगो यूरिया, ओलिगो यूरिया में यूरिन आउटपुट हमारा क्या है, कम हो जाएगा, वो होगा 400 ml पर आवर से वो कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको क्या होगा, जो हमारी ग्लोमेरुलर कैपिलरी है वो डैमेज हो चुकी है किडनी के, तो यूरिन यूरिन भी बहुत कम बनना शुरू हो जाएगा। तो इसका आंसर हुआ एक्सेप्ट में पूछा, एक्सेप्ट में आंसर होगा हाइपर बिलिरुबिnemia, हाइपर बिलिरुबिnemia का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर हुआ बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इंक्लूड विच ऑफ द फ्लोइंग। जो हमारे नेफ्रोटिक सिंड्रोम का जो पेशेंट है, इंक्लूड विच ऑफ द फ्लोइंग, तो कौन कौन से इसमें सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, नेफ्रोटिक जो सिंड्रोम का जो पेशेंट है इसमें कौन सा सिम्टम आएगा, इसमें हेमोचूरिया, पेशेंट का के यूरिन में ब्लड आएगा, मैसिव प्रोटीन यूरिया होगा, प्रोटीन ज्यादा लॉस होगी यूरिन के थ्रू, पेशेंट का लॉस हो जाएगा वजन का, इंक्रीज एल्बुम सीरम एल्बुमिन। तो सीरम एल्बुमिन तो कैसे में कम होता है, हाइपो एल्बुमिनिया होता है, तो उसका डी आंसर तो इसका नहीं है। वेट लॉस, इसमें वेट लॉस नहीं होता, इसमें वेट गेन होता है, क्योंकि हमारे क्या है, ग्लोमेरुलर जो कैपिलरी है वो डैमेज हो चुकी है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो अंदर हमारी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। हेमोचूरिया, इसमें क्या आता है, यूरिन इसमें ब्लड आना, ब्लड नहीं आता, इसमें क्या आता है, प्रोटीन आती है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। मैसिव प्रोटीन यूरिया, बहुत ज्यादा प्रोटीन टूटती है इसमें, तो उसका आंसर जो हुआ नेफ्रोटिक का जो क्लिनिक मैनिफेस्टेशन हुआ वो होता है मैसिव प्रोटीन यूरिया। तो उसका आंसर हमारा बना था क्वेश्चन नंबर 10 का बी। होपली आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर जो 11 हमारा है, ट्रायड सिम्टम्स,
ट्रायड सिम्टम होते हैं भाई नेफ्रोटिक सिंड्रोम के। इसमें क्या होता है, तो मैसिव प्रोटीनूरिया, जो मैं पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा, मैसिव प्रोटीनूरिया। एडिमा हो जाता है। एडिमा क्यों होता है, जब हमारा ओकोंटिक प्रेशर हमारा कम हो जाता है। ओकोंटिक प्रेशर क्या करता है, जो भी सेल से फ्लूइड आता है उसको अंदर पहुंचाता है, ठीक है। और वही सेल से फिर जो ओकोंटिक प्रेशर कम हो गया तो सेल वाला जो फ्लूइड है वो बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा तो पेशेंट इसमें क्या है, अडीम हो जाएगा, मतलब बॉडी पूरी स्वेलो सी दिखेगी इसमें, ठीक है। हाइपो एल्बुमिनिया, एल्बुमिन कम होगा, जैसे बता ना, एल्बुमिन कम हो जाएगा इसमें ना। आर कैरेक्टराइज्ड बाय, इसको बोलते हैं कुशिंग सिंड्रोम में होता है ये, क्रशिंग सिंड्रोम में होता है, ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस में होता है, रेनल क्लोकोलाई में होता है, या नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता है। तो ये जो टेट्राइड सिम्टम होते हैं ये होते हैं मेरे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के होते हैं। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, कुटिंग सिंड्रोम में जो क्या होता है, जब हमारा पेशेंट क्या है, ग्लूको जो उसमें कोर्टिकोसोल, इसमें क्या होता है, कोर्टिकोसोल का लेवल बढ़ जाता है, तो कोर्टिकोसोल से क्या हो जाता है, कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है इसमें, है ना। कोर्टिकोसोल इंक्रीज, कोर्टिकोसोल इसमें इंक्रीज होता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसमें क्या, जो हमारे ग्लोमेरुली है उसका क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन होता है ग्लोमेरुली। रीनल कैलकुलाई, रीनल कैलकुलाई मतलब कि जो किडनी का में स्टोन बनना, तो ये इसके ट्रायड सिम्टम नहीं है, तो ट्रायड सिम्टम होती है हमारे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के। तो उसका आंसर हमारा बना डी। ठीक है दोस्तों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विच डाइट विच विच डाइट विच डाइट इज गिवन टू द पेशेंट विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम, हम कौन सी डाइट प्रोवाइड करेंगे, हमारा पेशेंट का नेफ्रोटिक सिंड्रोम का है। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, उसको पेशेंट को फ्लूइड बिल्कुल नहीं देंगे, हाई कैलोरी देंगे एंड हाई प्रोटीन देंगे। उसको प्रोटीन सप्लीमेंट देंगे एंड हाई कैलोरी रिस्ट्रिक्शन डाइट देंगे। प्रोटीन सप्लीमेंट देंगे, सोडियम एंड फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन डाइट देंगे, फ्लूइड एंड सोडियम एंड पोटेशियम रिस्ट्रिक्शन डाइट उसको हम देंगे। तब इसको कौन सी डाइट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जो पेशेंट है हमारा वो कहाँ का है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें एक तो सोडियम का लेवल बड़ा होता है, और जो ग्लोमेरुल, जो हमारी ग्लोमेरुली है वो क्या हो चुकी है, इन्फ्लाम्ड हो चुकी है, ग्लोमेरुल डैमेज हो चुकी है कैपिलरी, तो हमारा क्या है, फ्लूइड भी इकट्ठा होगा। तो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन तो अच्छी बात है कि आपसे फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन डाइट देंगे। हाई कैलोरी हाई प्रोटीन, इसमें हाई प्रोटीन नहीं देते, इसमें हम देते हैं लो से मॉडरेट प्रोटीन देते हैं, जो हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पेशेंट हमारा होता है। दूसरा, प्रोटीन सप्लीमेंट विद कैलोरी, प्रोटीन सप्लीमेंट विद कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, प्रोटीन सप्लीमेंट इसमें हम नहीं देते, इसमें हम देते हैं लो, बताना, लो से मॉडरेट प्रोटीन देते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं देते बिल्कुल भी। तो उसमें जो आंसर होगा हमारा फ्लूइड एंड सोडियम एंड पोटेशियम रिस्ट्रिक्शन डाइट, इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बना वो बना रहा डी। फ्लूइड भी कम देंगे इसमें, सोडियम पोटेशियम इसमें हम बहुत ही कम देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे क्या है, नेफ्रोटिक जो हमारी वो जो ग्लोमेरुलरी कैपिलरी है वो हमारी क्या होगा, डैमेज हो चुकी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हुआ हमारा डी, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हुआ हमारा डी, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, वट वट शुड डिस्ट्रक्ट व्हेन द प्रिपेयरिंग डाइट चिल्ड्रन विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम, कौन सी डाइट हम उस पेशेंट को क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे। हमारा पेशेंट कहाँ का है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ज्यादा रोल होता है हमारे सोडियम का। सोडियम ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है, नमक में, NaCl साल्ट में। तो हम उसको साल्ट रिस्ट्रिक्शन डाइट पेशेंट को हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है दोस्तों। हम पेशेंट को देंगे साल्ट रिस्ट्रिक्शन डाइट देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, 14 जो क्वेश्चन है हमारा, ये है हमारा द प्राइमरी पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग कोर्टिकोस्टेरॉइड टू द चाइल्ड विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम। हमारा जो पेशेंट जो होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का होता है उसको में हम क्या देते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड ही मेडिसिन देते हैं। कोर्टिकोस्टेरॉइड कोर्टिकोस्टेरॉइड कौन सी जैसे होती है, हमारी होती है पेडनिसोलोन, पेडनिसोलोन सेलोन। ये हम मेनली नेफ्रोटिक सिंड्रोम का जो पेशेंट हमारा हो गया तो उसमें हम देते हैं पेडनिसोलोन मेड इंजेक्शन देते हैं, क्योंकि पेशेंट में क्या हो रहा है हमारा, इसमें प्रोटीन यूरिया हो रहा है, प्रोटीन यूरिया हो रहा है, तो प्रोटीन यूरिया को रोकने के लिए हम इंजेक्शन पेडनिसोलोन लगाते हैं, ठीक है। टैबलेट फॉर्म में भी पेडनिसोलोन आती है, इंजेक्शन में भी आती है। तो ये क्या है, जो हमारा मैसिव प्रोटीन यूरिया हो रहा है तो वो क्या है, वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो हमारा बनेगा, उसको पेडनिसोलोन क्यों लगाते हैं हम, टू डिक्रीज प्रोटीन
इसमें लिखा है टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगी, नहीं गलत। टू प्रिवेंट इन्फेक्शन को कम करेगी, एंटीबायोटिक करती है। रिड्यूज इन्फ्लेमेशन को नहीं करेगी। तो इन्फ्लेमेशन को हमें कम करना, जो एडिमा हो रखा है, तो हम उसमें क्या करेंगे, एल्बुमिन लगाएंगे, क्योंकि एल्बुमिन हमारी बॉडी में से क्या हुआ है, कम हो गया है। ठीक है, तो इसका डी का आंसर बना हमारा, वो बना डी। 14 का आंसर बना डी। ठीक है, डिक्रीज प्रोटीन यूज, जो कोस्टियोड यूज हम यूज करते हैं, वो करते हैं हम प्रोटीन, कोस्टिकोड जो करते हैं हम, वो करते हैं प्रोटीन यूरिया को कम करने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15, अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, ड्यूरिंग एडिमेटस फेज हो चुकी है, क्योंकि पेशेंट की बॉडी में इंटरनल स्पेस में उसमें क्या हो चुका है, फ्लूइड भर चुका है। ठीक है, तो उसमें क्या करें, नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड इम्पोर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन। तो जो पेशेंट हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम का है, वो एडिमेटस फेज में है, तो नर्सिंग का क्या रोल होगा, प्रोवाइड मेट्रिकुलस स्किन केयर, इनकरेज फ्लूइड इनटेक, उसके फ्लूइड को बढ़ाएगी, इनकरेज मॉडरेट एक्टिविटी, मॉडरेट एक्टिविटी को बढ़ाएगी, वेट एंड वेट द चाइल्ड एवरी अल्टरनेट डे, कि उसका वजन चेक करेगी अल्टरनेट, मतलब एक आज करा कल छोड़कर परसों उसका वजन करेगी। तो ये तो होगा बिल्कुल गलत। हमें क्या करना है, बच्चे का वेट डेली करना है, सेम टाइम है, जैसे कि आपने सुबह 10 बजे वजन किया, तो अगले दिन भी 10 ही बजे होना, अल्टरनेट डे पे नहीं होना। इनकरेज मॉडरेट एक्टिविटी, एक्टिविटी में थोड़ी कम रखनी है, मॉडरेट नहीं माइल्ड रखनी है। इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, पेशेंट का पहली बॉडी स्वेल हो रखी है, और किडनी हमारी जो हमारी कैपिलरी है ग्लोमेरुल, वो भी हमारी क्या डैमेज हो चुकी है, तो हमें फ्लूइड्स को ज़्यादा नहीं देना है। प्रोवाइड मेटिकुलस स्किन केयर, जो हमारी स्किन के इसमें एडिमेटस हो चुकी है, इसमें क्या होती है, एडिमेटस जो स्किन होती है इसमें ड्राइनेस आ जाती है, इसमें ड्राइनेस हो जाती है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, ज़्यादा खतरा, जैसे कि कहीं आपको पेशेंट को इंजरी ना हो, तो उसकी एक्टिविटी को हम करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, एडिमस स्वेल हो जाती है, स्किन जो हमारी है वो सॉफ्टनेस हो जाती है, तो ज़्यादा इंजरी होने के चांस है। तो हमने क्या करा, ड्राइनेस स्किन के लिए सबसे उसमें प्रायोरिटी रोल होगा नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, सो हमें उसकी करना मेटिकुलस स्किन केयर पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हुआ, क्वेश्चन वो ये हुआ ए, 15 का ए हुआ। तो सेम ही क्वेश्चन ये आपका यूपीपीएससी में आया था। ठीक है दोस्तों, सेम ही क्वेश्चन बिट्टो ये हमारा यूपीपीएससी में आया था। क्वेश्चन नंबर 16 जो पेश है क्वेश्चन, ए पेशेंट विद एल्बुमिन यूरिया डेवलप एडिमा बिकॉज, कि पेशेंट क्या हमारा एल्बुमिनिया का है, तो वो एडिमा को क्यों डेवलप हो रहा, फॉल टिश्यू हाइड्रोस्टिक प्रेशर की, इसका हाइड्रोस्टिक प्रेशर कम होगा इसलिए एडिमा हो रखा है इसको, है ना, एडिमा हाइड्रोस्टिक प्रेशर से कम हो रहा। यह हमारा किससे कम हो रहा, कि हमारा हाइड्रोस्टिक प्रेशर बढ़ेगा, इस वजह से हमारा क्या हो रहा, एडिमा हो रहा पेशेंट को, है ना। या हमारे क्या है, प्लाज्मा फॉल द प्लाज्मा क्लोडी ओगंटिक प्रेशर, ये हमारा क्या है, ओगंटिक प्रेशर कम हो चुका है, या हमारा ओगंटिक प्रेशर बढ़ चुका है, क्लोड ओगंटिक प्रेशर। तो उसका जो मेन आंसर है, हमने पहले बताया कि जो हमारा ओगंटिक प्रेशर कम हो जाता है इसमें क्या है, हमारे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, क्योंकि एल्बुमिन की कमी होगी, एल्बुमिन की कमी होगी तो हमारा ओगंटिक प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। ओगंटिक प्रेशर क्या करता है, हमारे फ्लूइड, ओगंटिक और हाइड्रोस्टिक प्रेशर क्या करता है, हमारे सेल के फ्लूइड को मेंटेन रखता है। एक भी प्रेशर कम बत्ती होगा तो फ्लूइड का क्या हमारा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। हाइड्रोस्टिक प्रेशर कम हो गया तो क्या होगा, हमारा जो अगर ओगंटिक प्रेशर हमारा ज्यादा हुआ तो क्या हमारी सेलुलाइट, मतलब सेल में पूरा फ्लूइड भर जाएगा। अगर जो हमारा ओगंटिक प्रेशर कम हो गया, हाइड्रोस्टिक प्रेशर बढ़ेगा, तो क्या होगा, हमारा जो हमारा इंटरस्टेशियल स्पेस है उसमें ज्यादा फ्लूइड बढ़ जाएगा। तो दोनों का प्रेशर हमारा क्या मेंटेन रहना चाहिए, ना हाइड्रोस्टिक प्रेशर कम होना चाहिए, ना ओगंटिक प्रेशर कम होना चाहिए। एल्बुमिन में क्या होता है, ओगंटिक प्रेशर हमारा कम हो जाता है, ओगंटिक प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या है, सेल से जो भी फ्लूइड है वो सारा क्या है, इंटरस्टेशियल स्पेस में वो हमारा शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर वो जो हुआ, ये हुआ सी। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हुआ सी। ठीक है दोस्तों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ए 4 ईयर ओल्ड मेल इज एडमिट टू यूनिट विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एक 4 साल का बच्चा है, वो कहे में वो है हमारा एडमिट है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ, वो एडमिट है, ही इज एक्सट्रीमली एडिमेटस, उसकी जो स्किन है वो एडिमेटस है, टू द डिग्री डिस्कम्फर्ट एसोसिएटेड विद स्क्रोटल एडिमा द नर्स शुड, कि पेशेंट हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम का है, तो हमें इसको क्या है, डिस्कम्फर्ट को हमें इसको डिग्री कम करना है, डिस्कम्फर्ट को कम करना है, क्योंकि पेशेंट को क्या हो चुका है, स्क्रोटल स्क्रोटल जो हमारी एडिमा हो चुका है, तो नर्स क्या करेगी, पेशेंट के स्क्रोटम जो होता है उस पर आइस अप्लाई करेगी, या उसके जो एलिवेट द स्क्रोटल ऑन द स्मॉल पिल्लो, या उसको स्क्रोटल जो है हमारे यहाँ उसको उसके नीचे पिल्लो रखा है, उसको अपर रखिए स्क्रोटम को,
अप्लाई हीट अब्डोमिनल एरिया पे हीट अप्लाई करेगी। एडमिनिस्ट्रेशन डाययूरेटिक, मतलब जो फ्लूइड है हमारा उसको कम करने के लिए डाययूरेटिक उसको पेशेंट को प्रोवाइड करेगी। तो जो भी हमारा कोई भी पार्ट हो जो हमें किसी की स्वेलिंग कम करनी, मतलब एडिमेटस कम करना, तो हमें क्या उस पार्ट को एलिवेट कर दो। चाहे हमारी लेग में एडिमा हो रखा, चाहे हमारे हाथ में एडिमा हो सकता है, चाहे हमारे स्क्रोटम पे एडिमा हो रहा, उसको क्या करना है, हमें एलिवेट करना है। एलिवेट करोगे तो जो भी उसकी स्वेलिंग है वो धीरे धीरे क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का वो हुआ एलिवेट द स्क्रोटम ऑन पिल्लो। तो स्क्रोटम को क्या करना है, मैंने एलिवेट करना है। ठीक है, और छोटा सा पिल्लो रख के नीचे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हुआ हमारा बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। ए नेफ्रोटिक सिंड्रोम विच इन्फेक्शन इज मोर कॉमन इन चिल्ड्रन। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का जो पेशेंट है उसमें क्या होता है, मोस्ट इन्फेक्शन होने के कौन से चांस होते हैं। यूटीआई होता है, यूटीआई भी होता है, यूनिट्रैक इन्फेक्शन, सेलुलाइटिस, सेलुलाइटिस भी होते हैं, निमोनिया, निमोनिया भी बच्चे में होता है, नेफ्रोटिक वाले बैक्टीरिया पेरिटोनिटिस ये भी होता है। इसने पूछा क्वेश्चन में मोर कॉमन, सबसे ज्यादा कौन होगा, मोर कॉमन। तो सबसे ज्यादा होता है निमोनिया। निमोनिया इसका आंसर है, निमोनिया। निमोनिया होता है 29%। निमोनिया जो होता है हमारा वो होता है 29%। और जो स्किन इन्फेक्शन होता है, स्किन जो इन्फेक्शन होता है बच्चे नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट में स्किन इन्फेक्शन होता है वो होता है 27%। 27 मतलब 29 सबसे ज्यादा क्या होगा, निमोनिया होगा। और जो स्किन इन्फेक्शन होगा वो होगा हमारा 27। जिसमें सेलुलाइटिस दे रखा, तो सेलुलाइटिस होने के चांस कितने हैं हमारे 27%। ये होगा हमारा स्किन इन्फेक्शन। एक जो होता है डायरिया, डायरिया होता है, डायरिया का होता है इसमें दायरा होता है 13%। दायरा होने के चांस है 13%। और यूटीआई होने के चांस होते हैं हमारे 12.5%, 12.5%। और जो पेरिटोनाइटिस होता है ये होता है 11%। तो सबसे ज्यादा जो बच्चों में नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट में है वो ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांस है निमोनिया। निमोनिया सबसे ज्यादा होएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ए चाइल्ड विद नेफ्रोसिस, नेफ्रोसिस गेट ओल्डर हैज रिपीटेड अटैक, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द नर्स टू हेल्प द चाइल्ड डेवलप। पेशेंट क्या हमारा नेफ्रोस का, नेफ्रोस मतलब नेफ्रोटिक सिंड्रोम का है, तो नर्स क्या नर्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या रोल रहेगा चाइल्ड में हेल्प करने का। ठीक है, ए पॉजिटिव बॉडी इमेज, द एबिलिटी टू टेस्ट यूरिन, फाइन मसल कोऑर्डिनेशन, एक्सेप्ट ऑफ द पॉसिबल स्टिलिटी स्टिलिटी। ठीक है, तो पेशेंट क्या हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम का है। ठीक है, उसको बेचारे को बार बार रिपीट अटैक हो रहे हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट नर्स का क्या रोल रहेगा। ठीक है, इसमें क्या एक्सेप्ट द पॉसिबल एक्टिविटी, तो इसका आंसर नहीं होगा। इसमें क्या है, बच्चों को बार बार उसको क्या है नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो हमारा हमारे को गैलोमेरुलर कैपिलरी वो बार डैमेज हो रही है, डैमेज हो रही है, तो उसमें क्या होगा। और उसमें क्या आता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हाइपो एल्बुमिन हुआ है, हाइपो एल्बुमिन की कमी है, तो उसमें क्या है पेशेंट को जो हमारा फ्लूइड सेल्स है वो हमारे शिफ्ट हो जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस में, तो कैसे में बॉडी में बहुत एडिमा दिखा देता है, पोस्चर बॉडी का बच्चे का चेंज होता है। ठीक है, तो नर्स का जो क्या है उसको क्या करेगी, उसको एजुकेट करेगी रिगार्डिंग डिजीज कंडीशन और उसको मोटिवेट करेगी और बॉडी इमेज के बारे में उसको समझाएगी। ठीक है, आप टेंशन ना लो, डिप्रेशन में मत जाओ, धीरे धीरे आप ठीक हो जाओगे। उसको क्या करेगी, ए पॉजिटिव बॉडी इमेज, नर्स का जो रोल है ए पॉजिटिव बॉडी इमेज को उसको डेवलप करेगी। ठीक है, उसको नेगेटिव जो नेगेटिविटी हो रही है अपनी बॉडी को लेकर उसमें उसको क्या करेगी, हेल्प करेगी नर्स। ठीक है, उसको नेगेटिविटी को दूर करेगी। ए तो उसका आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का हुआ ए पॉजिटिविटी, ए पॉजिटिव बॉडी इमेज। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड विद डायग्नोस और नेफ्रोसिस। नेफ्रोसिस हमारा क्या हो गया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इनकरेज इनकरेज फ्लूड, फ्लूड को इनकरेज करेगी, आप ज्यादा से ज्यादा पानी लो। रेगुलेटिंग द डाइट, या आप डाइट को मेंटेन रखो, रेगुलेट करो। ठीक है, प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, ताकि इन्फेक्शन को रोको। मेंटेन बेड रेस्ट, ताकि आप बेड रेस्ट रखो दो पेशेंट को। तो सबसे जो मेन इंपोर्टेंट इन्हें क्या पूछा, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन दिया लगा करेगी तो इनकरेज फ्लूड, तो उसमें करनी नहीं क्योंकि फ्लूड ज्यादा इकट्ठा हो रहा।
लेकिन इसमें क्या है, इन्फेक्शन को भी कम करेगी, इन्फेक्शन को प्रिवेंटिंग करने की कोशिश करेगी, क्योंकि पेशेंट में क्या है चांस ज्यादा रहता है निमोनिया होने का। तो ये भी आंसर इसका सही है। बाकी मेंटेन बेड रेस्ट भी रखिए ज्यादा, लेकिन ज्यादा लॉन्ग टर्म पे टाइम तक बेड रेस्ट नहीं, कि हाँ पेशेंट बेड पे रहे, थोड़ा बहुत घूम फिर भी सकता है। एक्स्ट्रा एक्टिविटी को क्या अवॉइड करना है, हल्का बहुत है वो चल जुल सकता है। रेगुलेटिंग डाइट, तो उसका जो आंसर हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 20 का होगा रेगुलेटिंग डाइट। डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, क्या करना है, सोडियम एंड पोटेशियम डाइट वो क्या है, वो बहुत लो मात्रा में ले। और क्या है इसमें, प्रोटीन जो है, प्रोटीन क्या है, लो से मॉडरेट रेंज में ले, लो से मॉडरेट रेंज में ले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा बी, रेगुलेटिंग द डाइट। रेगुलेटिंग डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यानी कि आप पोटेशियम ज्यादा ले लो और सोडियम ज्यादा ले लो तो पेशेंट को क्या है, कार्डियक डिजीज भी होने की बहुत ज्यादा संभावना है, जो आपको डाइट का मेंटेन है। तो डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, ठीक है दोस्तों। होपली जो आज हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये सेम डिट्टो ही ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई बाहर से कोई पेपर नहीं बन आता कि हाँ विदेश से बन का होगा। सेम ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि डिट्टो ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन आपके इसी रेंज में आएंगे, आपको कभी कुछ पूछ ले कभी पूछ ले। ये तो आप जो एमसीक्यू पढ़ाने का जो मेन टारगेट है, आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो बढ़े, और क्वेश्चन भी बाजे बाजू क्वेश्चन है कि आप सेम को डिट्टो आ जाए। बाकी बाकी है क्वेश्चन आपके इससे रिलेटेड ही आएंगे, इससे रिलेटेड है, बाहर से कोई भी क्वेश्चन बन के नहीं आएगा। क्वेश्चन आपका टॉपिक आपने सेम पढ़ रही है तो नहीं, आपका नर्सिंग के एग्जाम में आपको नो नर्सिंग पूछे जा, जैसे कि आपका नोट सेट का एग्जाम है, नोट सेट में क्या है, जो 10-20 क्वेश्चन जो बाहर के पूछे जाते हैं आपके जीके वगैरह, वो तो आपके अलग हो गए। बाकी जो 80 क्वेश्चन है वो आपके पूरे बिल्टो पूरी एग्जाम में वो आपको नर्सिंग से ही पूछे जाएंगे। तो नर्सिंग में आपको जो भी आपका टॉपिक है, टॉपिक का आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मेनली जो हमने डिस्कस करा आज नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में बात करी, मेनली जो है ना, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या आता है, हमारे कौन सी कैपिलरी डैमेज होती है, इसमें कौन से 3 ट्रायड होते हैं, प्रोटीनूरिया होगा, हाइपो हमारा हाइपोएल्बुमिनिया होगा, ठीक है, और एडिमा होगा, ठीक है इसमें। और उसके हमें कौन सी मेडिसिन देता है, जैसे कि प्रोटीनूरिया को कम करने के लिए हम पेडिसोलोन मेडिसिन देते हैं, ठीक है दोस्तों। और उसका डेली वेट हमें सेम टाइम पे उसको चेक करना है, ठीक है। वो जिक्र एडिमा वाले जो हमारी पार्ट्स कोई भी एडिमा है तो उसको हमें एलिवेट करके रखना है। तो होपली आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको जो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो आप क्या नाम है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और शेयर करें अपने दोस्तों को भी अपने, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।